नमस्कार साथियों, ये अपना सीरीज में 4th लेक्चर है, तो इसको चालू करते हैं। आज लगभग 45 से 46 टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे। और आज थोड़ा इनिशियली पहले कोविड का कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो कोविड से रिलेटेड यदि कोई भी नई चीज़ आई है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इनिशियल ट्रायल्स जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं वो कोविड से रिलेटेड हैं, एक एक दो लाइन के हैं, तो लगभग 45-46 चीज़ें कवर होगी। नंबर ऑफ़ ड्रग्स आज के टॉपिक में थोड़ी ज़्यादा हैं, नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो पर्पज़ है यहाँ पे वो बस इतना ही है कि वो एक बार दिमाग में थोड़ी बैठ जाए। और उसका जो PDF वर्जन मैं आपको अपलोड करूँगा, वो PDF वर्जन आप लोगों को मिल जाएगा। तो जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले अपन उसको रिवाइज़ करेंगे, तो कोशिश करेंगे उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एग्ज़ाम में कवर कर पाएँ। तो हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला तो ये टाइमिंग ऑफ इलेक्टिव सर्जरी आफ्टर कोविड-19 डायग्नोसिस, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार के भी INI CET के एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा गया था, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद लगभग 1,40,000 पेशेंट्स पे रिसर्च करने के बाद में ये डिसाइड किया गया है कि मोर्टिलिटी रिस्क रिटर्न टू बेसलाइन व्हेन सर्जरी वाज परफॉर्म्ड more than or equal to 7 weeks after diagnosis except in patient with ongoing COVID-19 symptoms। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर COVID-19 पॉजिटिव वो डायग्नोज हुए हैं, तो एटलीस्ट हमें 7 वीक तक कोई इलेक्टिव सर्जरी नहीं करनी है। इमरजेंसी सर्जरी की बात अलग है, इलेक्टिव सर्जरी की यदि बात है तो एटलीस्ट हमें 7 वीक्स यानी लगभग 2 महीने के आसपास हमें ब्रेक लेना चाहिए, और 2 महीने के बाद उसकी इलेक्टिव सर्जरी प्लान करनी चाहिए। यदि किसी पेशेंट के अंदर COVID-19 के सिम्टम्स अभी भी हैं, या उसको हाइपोक्सिक जो भी है अपना पार्ट चल रहा है, अभी भी वीकनेस है, वो सारी चीज़ें, तो वैसे भी सर्जरी हम डिफ़र करेंगे। अदरवाइज़ यदि वो रिकवर हो चुका है तो 7 वीक्स बाद में हमें करनी है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके NSCCA से 5, 7, 10, 12 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो ये NSCCA का बेसिकली क्वेश्चन है। यूजुअली जो पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड होता है, उसको जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड करते हैं, उसको रिवर्स करने के लिए यूजुअली एनेस्थेटिस्ट नियोस्टिग्मिन का यूज़ करते हैं। साथ में एक और जो सब्सटेंस है आपके पास में, सुगामा डेक्स। तो ये डिबेट चल रही थी कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तो एज सच अभी तक किसी ट्रायल में नहीं पता चला है, मतलब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है, चाहे आप नियोस्टिग्मिन यूज़ करें या सुगामा डेक्स यूज़ करें। बट डेफिनेटली सुगामा डेक्स के साथ में ये देखा गया है कि जिन लोगों को सुगामा डेक्स दिया गया था एज ए रिवर्सल एजेंट, तो उनमें लोअर इंसिडेंस ऑफ न्यूमोनिया एंड रेस्पिरेटरी फेल्योर था। यानी नियोस्टिग्मिन देने के बाद में जिन पेशेंट में दिया गया उनमें न्यूमोनिया और रेस्पिरेटरी फेल्योर थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया, और सुगामा डेक्स में कम पाया गया। बाकी एज सच कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है, तो एक तो डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड रिवर्सल के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ नियोस्टिग्मिन। ऑप्शन में यदि नियोस्टिग्मिन है तो नियोस्टिग्मिन, या सुगामा डेक्स है तो सुगामा डेक्स। यदि डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए इस आर्टिकल को लेकर विच वन इज़ मोर बेटर, तो सुगामा डेक्स आंसर करना है। ये एक बहुत बड़ा जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल एक जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर डिफिब्रिलेटर्स यानी ICDs लगाई हुई है, यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर्स लगाए हुए हैं या पेसमेकर्स लगाए हुए हैं, उन पेशेंट्स को अपना सेल फ़ोन कहाँ रखना चाहिए, क्या सेल फ़ोन के जो रेडिएशंस निकलते हैं उनसे उनके ICD या पेसमेकर के फंक्शनिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो ये एडवाइस दी गई है रिसेंट गाइडलाइंस के अंदर कि जो भी पेशेंट्स के अंदर ICD या पेसमेकर लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो उनको, यदि कार्डियक डिवाइस आपका यूजुअली जो लेफ़्ट शोल्डर के नीचे लगाते हैं, तो यदि यहाँ लगा हुआ है तो उनको अपोजिट साइड की पॉकेट के अंदर सेल फ़ोन को रखना है, और या फिर सबसे बेस्ट है कि उनको बिलो दी वेस्ट एक छोटा सा कोई पॉकेट या बैग, वहाँ पे उसको सेल फ़ोन को कैरी करना है। कोशिश करनी है कि अपर जो टॉर्सो है उस पर कहीं सेल फ़ोन ना आए। तो जितना डिस्टेंट रेडिएशन होगा, और हमेशा जब भी बात करनी है तो उनको अपोजिट कान पे बात करनी है। यदि लेफ़्ट शोल्डर के नीचे इम्प्लांट किया हुआ है ICD या पेसमेकर की जो मशीन है, तो उनको
राइट ईयर पे लगा के फ़ोन को बात करनी है लेफ़्ट ईयर की बजाय। तो बड़ी जनरल सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये याद रखना है अपन को। देन एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था एक्यूट एमआई को लेकर। ऐसे पेशेंट एक्यूट एमआई का यदि आपके पास में आता है जिसके अंदर की एनीमिया साथ में है, हीमोग्लोबिन उसका कम है, तो यूजुअली आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि जिस पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेस देन 7 to 8 है, यानी 8 से कम, आप याद रख लें कि 8 से कम यदि हीमोग्लोबिन है तो वहाँ आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, जो कंसेंसस है वो ये है कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जब हीमोग्लोबिन 8 से कम होता है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। बट यदि 8 से 10 के बीच में है तो आपको कब करना है ट्रांसफ्यूजन, कब करना है, जब पेशेंट को इस्चेमिक सिम्टम्स कंटिन्यू है या ऑनगोइंग सिम्टम्स पेशेंट को हैं, तो आप 8 से 10 के बीच में भी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। और आपका टारगेट ये रहता है कि हीमोग्लोबिन लेवल आपको 10 या 10 से ऊपर बना के रखना है। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा कि एक एक्यूट एमआई का पेशेंट आपके पास में प्रेजेंट किया और उसको साथ में हीमोग्लोबिन लेवल उसका 7 है, तो क्या आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे या उसकी नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? तो डेफिनेटली आपको एक्यूट एमआई के मैनेजमेंट के साथ साथ उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। सेकेंड क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि एक पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 9 है और पेशेंट को परसिस्टेंट चेस्ट पेन की शिकायत है, तो क्या हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे? डेफिनेटली यदि पेशेंट को ऑनगोइंग सिम्टम्स है, इस्चीमिया है, तो हमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। थर्ड क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द टारगेट लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर एक्यूट एमआई पेशेंट, तो हमें वो 10 या 10 से ऊपर मेंटेन करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रायल्स के नाम इनमें वैसे सब जगह हैं, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो आप अपने सेल्फ देख सकते हैं। रिलोनासेप्ट फॉर रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस में मेरे सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस के लिए डेवलप की गई है। एक्चुअली इट इज़ एन इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर, तो ये आपको याद रखना है। रिलोनासेप्ट फॉर रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस। पॉलीपिल का कंसेप्ट आया था, पॉलीपिल में आपको बता चुका हूँ। क्या क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉलीपिल क्यों बनाई गई है? पॉलीपिल का मतलब इट कंटेन्स 2, 3 और 4 साल्ट्स, नंबर 1। सो इट विल इंक्रीज़ द कंप्लायंस, पेशेंट की कंप्लायंस को इंक्रीज़ करने के लिए, पेशेंट की जो मेडिकेशन की कॉस्ट है उसको कम करने के लिए पॉलीपिल का कंसेप्ट लाया गया है। अब इस पॉलीपिल में क्या क्या है वो आपको याद रखना है, जो पूछा जा सकता है डायरेक्ट। नंबर 1 इज़ सिमवास्टेटिन, नंबर 2 इज़ एटेनोलॉल, नंबर 3 इज़ हाइड्रोक्लोरथाइजाइड एंड नंबर 4 इज़ रामेप्रिल। तो ये आपको याद रखना है। इसमें एस इनहिबिटर है, इसमें बीटा ब्लॉकर है, इसमें डायूरेटिक और इसमें स्टेटिन है। ये चारों का कॉम्बिनेशन पॉलीपिल। तो जिन पेशेंट्स के अंदर पॉलीपिल प्लस एस्प्रिन दिया गया, मतलब ऐसा ट्रायल चल रहा है कि पॉलीपिल और एस्प्रिन दे दो तो पूरा उनका काम हो जाए, तो 2 टैबलेट लेनी है। अदरवाइज़ पेशेंट को आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 टैबलेट कम से कम लेनी। तो पॉलीपिल कंटेन सिमवास्टेटिन, एटेनोलॉल, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड एंड रामेप्रिल, ये हम दे रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर, प्राइमरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ। भाई हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है ये कि साहब अलसी के बीज खा लो, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, और इस तरह से बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं मार्केट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बहुत फ्रीली एडवाइस कर रहे हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं, बट ऐसा नहीं है कि जितनी भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रिपरेशन आती हैं वो सब आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करती है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है आपको कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्पेसिफिकली मेनली आपके ट्राइग्लिसराइड पे काम करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि साहब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिड्यूसेस टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड वॉटेवर। तो आपको याद रखना है कि ये ट्राइग्लिसराइड पे काम करते हैं, एलिवेटेड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया के लिए दिए जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई सा भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप उठा लाए और वो काम कर लेगा। जो रिसर्च हुआ था, जो जितना अभी तक ट्रायल्स हुई हैं वो आइकोसापेंटानोइक एसिड पे हुआ है, आइकोसापेंट इथाइल पे हुआ है, वो स्पेसिफिकली देखा गया है कि कम करता है। बट आपने कॉर्न ऑयल लिया, मक्का ज़्यादा ले रहे हैं, आइकोसापेंटानोइक एसिड और डोकोसाहेक्सानोइक एसिड ले रहे हैं, तो उनका एज सच कोई यूज़ अभी तक नहीं देखा गया है। तो हमें ये याद रखना है कि सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया को ट्रीट नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं।
नॉट फॉर ट्रीटमेंट, फॉर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है भैया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए पूरा पढ़ लीजिएगा। और एंडोकार्डाइटिस का जो प्रोफाइलेक्सिस है, जो भी डेंटल प्रोसीजर्स करने के बाद में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उनके अंदर ये है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये चेंज किया है कि क्लिंडामाइसिन को अब उन्होंने जो एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस था उस लिस्ट से हटा दिया है। नाउ द लिस्ट कंटेन्स ओनली सिफालेक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ये 4 ड्रग्स हैं जो कि हम लोग दे सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए। स्पेसिफिक ड्रग जो ड्रग है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ एमोक्सिसिलिन। इसके अलावा ये 4 ड्रग है यदि एमोक्सिसिलिन से पेशेंट एलर्जिक है तो। पहले क्लिंडामाइसिन था इसके अंदर अभी, लेकिन क्लिंडामाइसिन को हटा दिया गया है क्योंकि उसका एक सीरियस एडवर्स इफेक्ट है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसेल इंजेक्शन, यानी इन्फेक्शन करता है, यानी कि सूडोमेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस करता है। इसलिए उस मेजर साइड इफेक्ट की वजह से क्लिंडामाइसिन को हटा दिया गया है। तो याद रखना है आपको कि विच ड्रग इज़ नाउ रिमूव्ड, क्लिंडामाइसिन। अब आपकी स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स चालू हो जाती हैं, बड़ा ये नाम याद रखना मुश्किल है लेकिन करना है। बिमेकिजुमैब, ये जो नई ड्रग है इसका भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये मॉडरेट टू सीवियर प्लाक सोरियासिस जो है उसके अंदर इस ड्रग को अप्रूवल मिला है। बिमेकिजुमैब एक्चुअली क्या है, इट्स एन इन्वेस्टिगेशनल मोनोक्लोनल IgG1 एंटीबॉडी है। मोनोक्लोनल IgG1 एंटीबॉडी है एंड ये IL-17A और F दोनों पे काम करती है। तो ये सोरियासिस के लिए इसका डेवलपमेंट चल रहा है। इसके जो मोस्ट कॉमन एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नेजोफेरिंजाइटिस करती है, ओरल कैंडिडाइसिस करती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये सब करती है। तो बेसिकली आपको 3 बात याद रखनी है। मॉडरेट टू सीवियर प्लाक सोरियासिस में यूज़ करते हैं, बिमेकिजुमैब है, मोनोक्लोनल IgG1 एंटीबॉडी है और IL-17A/F दोनों को इनहिबिट करती है। और ये मैंने एक मार्क किया हुआ है, यदि कहीं आ जाए कहीं क्वेश्चंस में दिख जाए पासी 90 स्कोरिंग सिस्टम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली इससे सोरियासिस एरिया एंड सिवियरिटी इंडेक्स स्कोरिंग सिस्टम होता है पासी 90। अनदर इम्पॉर्टेंट ड्रग टिर्बानिबुलिन फॉर एक्टिनिक केरेटोसिस। एक्टिनिक केरेटोसिस अगेन एक स्किन डिसऑर्डर है, उसमें एक टॉपिकल ड्रग टिर्बानिबुलिन लॉन्च की गई है, हमारा ट्रायल चल रहा है उस पर। इट इज़ ए टॉपिकल सिंथेटिक इनिबिटर ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन दैट इंड्यूसेस अरेस्ट ऑफ सेल डिवीजन एंड एपोप्टोसिस इन प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन एंड इट्स ए न्यू फील्ड ट्रीटमेंट फॉर मल्टीपल एक्टिनिक केरेटोसिस। मल्टीपल एक्टिनिक केरेटोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए टिर्बानिबुलिन एक नई ड्रग लॉन्च की गई है। एक्चुअली ये ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन पे काम करती है, जिससे सेल की जो साइकिल चल रहा है, सेल साइकिल के अंदर जो ट्यूबुलिन फॉर्मेशन होता है उसको ये अरेस्ट कर देती है। सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन के अंदर और केरेटोसिस रिड्यूस हो जाता है। और ये अप्लाइड वंस डेली फॉर 5 डेज, बस दिन में एक ही बार अप्लाई करनी है 5 दिन के लिए। तो ये न्यू ड्रग है। अभी प्रेजेंटली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं एक्टिनिक केरेटोसिस के लिए, वो भी याद रख लीजिए। हम ये तो टॉपिकल फ्लोरोयूरेसिल यूज़ करते हैं या फिर इमिक्विमोड यूज़ करते हैं। टॉपिकल फ्लोरोयूरेसिल यूज़ करते हैं, इमिक्विमोड यूज़ करते हैं, और जो लेटेस्ट ड्रग है दैट इज़ टिर्बानिबुलिन। ये हेड्राइडिनाइटिस सपरेटिवा पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एडल्ट के अंदर। अभी तक पीडियाट्रिक हेड्राइडिनाइटिस सपरेटिवा पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डाटा नहीं थे, तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने मार्क करी हो, आप याद रख लीजिए कि एक तो इसकी जो मीन एज है बच्चों के अंदर वो है 12.5 साल, यानी 12.5 ईयर्स के जो बच्चे हैं यूजुअली उनके अंदर दिखाई देता है। पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, इसके 80% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं, यानी फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ में इन बच्चों में कोमोर्बिडिटी यानी ओबेसिटी या ओवरवेट मिलता है। तो ये 3 बातें अपन को पीडियाट्रिक हेड्राइडिनाइटिस सपरेटिवा के बारे में याद रखनी है। एक अपना प्रोजीरिया सिंड्रोम है जो काफ़ी फेमस हुआ था बीच में, अभी 2 साल 5 साल पहले काफ़ी फेमस हुआ था। तो इसका पूरा नाम है हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजीरिया सिंड्रोम, HGP सिंड्रोम। और इसके लिए जो नई ड्रग लॉन्च की गई है लोनाफार्निम। एक्चुअली ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, प्रीमेच्योर एजिंग होती है इसके अंदर, और प्रीमेच्योर एजिंग के साथ में अर्ली कार्डियोवैस्कुलर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग एडोलेसेंट। और इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ एन एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है, दैट इज़ प्रोजेरिन।
तो एक नई ड्रग इसके लिए लॉन्च की गई है, लोनाफार्निब, एक ओरल एजेंट है जो कि प्रोजेरिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। लोनाफार्निब प्रोजेरिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है और आप देखिए पेशेंट का जो लाइफ स्पान है लगभग 2.5 साल बढ़ा देता है सिंगल ड्रग, तो इसको अप्रूवल मिला है। ये जो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जो अभी जो बाइडेन से पहले ट्रम्प साहब, उन्होंने उनके ट्रीटमेंट में इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ किया गया था। माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 के पेशेंट के अंदर जो कॉकटेल था एंटीबॉडी का वो यूज़ किया गया था। 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जिनका नाम है कैसिरीविमैब एंड इमडेविमैब। तो ये CI के नाम से जानी जाती है और एक दूसरी है सोट्रोविमैब। तो ये जो CI है इसको यूज़ करना है हमको और अभी इंडिया में भी ये लॉन्च हो चुकी है। कॉस्ट मुझे ध्यान नहीं है बट ये इंडिया में भी आ चुकी है। आई थिंक शायद सिप्ला ने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो कॉकटेल है कोविड-19 के अंदर उसमें कैसिरीविमैब और इमडेविमैब होता है, दैट इज़ CI, और CI इज़ मोर बेनिफिशियल देन सोट्रोविमैब। देन अनदर आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ था, कंबाइंड थेरेपी विद IVIG प्लस ग्लूकोकॉर्टिकोइड इन पीडियाट्रिक पेशेंट विद MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। MIS-C की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। जो कोविड पॉजिटिव बच्चे थे उनके अंदर ये देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी INI-CET के अंदर इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आ चुका है। डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आपको नीट PG 2021 में वापस मिल सकता है। तो इसमें जितनी भी ट्रायल्स हुई थी, एक जो सबसे अच्छी ट्रायल हुई थी उसमें 3 बेसिकली आर्म बनाई गई थी, जिसमें कुछ बच्चों को केवल IVIG दिया गया था, कुछ बच्चों को IVIG प्लस ग्लूकोकॉर्टिकोइड दिया गया था और कुछ बच्चों को केवल ग्लूकोकॉर्टिकोइड दिया गया था। तो एक्चुअल में इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ही है। हाँ, यदि ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं तो IVIG भी दे सकते हैं और IVIG के साथ में ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स तो देने ही हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो ऑप्शन आया था INI-CET में उसमें शायद IVIG नहीं था, केवल स्टेरॉइड था, तो स्टेरॉइड वाज द आंसर। तो ये आपको याद रखना है। फिर अभी कोविड-19 के दौरान बहुत ही बातें चली थी। एक्चुअली जो एस जो रिसेप्टर है कोविड-19 की सेल के अंदर एंट्री के लिए जो रिसेप्टर होता है दैट इज़ एस। अब ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था कि भैया एस रिसेप्टर के थ्रू ये एंट्री करता है कोविड-19। तो जो भी पेशेंट्स एस इनहिबिटर्स या ARBs ले रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन और वॉट एवर एनी इंडिकेशन के लिए, उनको इमीडिएटली ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन पेशेंट्स के अंदर कोविड-19 के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं मिला है। कोई ड्रग, किसी तरह की कोई एस इनहिबिटर हमने भी अपने किसी पेशेंट में बंद नहीं किया था। और इसलिए क्वेश्चन यदि आता है कि क्या उनमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए, तो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एस इनहिबिटर ARBs को कंटिन्यू रखना चाहिए। यदि पर से एस इनहिबिटर या ARB से रिलेटेड कोई साइड इफ़ेक्ट्स वहाँ पेशेंट में डेवलप हो रहे हैं, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो रहा है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, तो आप बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोविड-19 के चक्कर में बंद नहीं करना है। देन अब बात आ रही है कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड। तो अब ये जो 4-5 आर्टिकल्स आगे आएंगे ये कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। हो सकता है इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाए, 3-4 क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए है। जैसे एक पेशेंट्स हैं जो पेशेंट्स हैं ऐसे जिनके अंदर सिस्टमिक रूमेटिक डिजीज़ हैं और वो पेशेंट्स रिटुक्सिमैब थेरेपी जो anti-CD20 एंटीबॉडी थेरेपी होती है, रिटुक्सिमैब थेरेपी ले रहे हैं या माइकोफेनोलेट मोफेटिल की टैबलेट ले रहे हैं विच इज़ एन इम्यूनोसप्रेसेंट, तो क्या उनके अंदर कोविड-19 वैक्सीन का रेस्पॉन्स एक आम जनता की तरह, जनरल पब्लिक की तरह ही होता है? तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली वो एक कॉमन कंसेंसस है, मतलब एक कॉमन फाइंडिंग है कि जो भी पेशेंट जिनके अंदर सिस्टमिक रूमेटिक डिजीज़ हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन लगाया जाएगा तो उनके अंदर कोविड-19 होने के चांसेस आम जनता से ज़्यादा रहेंगे इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, क्योंकि उनके अंदर जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये हमें याद रखना है। देन कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद में कई पेशेंट्स को इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी ITP डेवलप हुआ है। तो ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये देखा गया कि एक रेयर एडवर्स इफेक्ट है VITT
कोविड-19 वैक्सीनेशन का, और स्पेसिफिकली वो कोविड-19 वैक्सीन्स जिनके अंदर जो कि एडिनोवायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स हैं, उनसे आपको VITT देखने को मिला है। तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस IVIG, यदि किसी पेशेंट को डेवलप हो गया है तो फिर उसको अपन को नॉन हिपेरिन एंटीकोगुलेंट देना है, जिसमें आप जो कल भी अपन ने डिस्कस किया था, न्यूअर जो एंटीकोगुलेंट्स है वो दे सकते हैं, और साथ में IVIG का आपको इन्फ्यूज़न करना है। हालांकि रेयर साइड इफ़ेक्ट है, बट दिस इज़ द ट्रीटमेंट। ये आपको याद रखना है कि यदि हो किसी पेशेंट को तो IVIG एंड नॉन हिपेरिन एंटीकोगुलेंट देना है। देन अगेन फिर जो अपन ने जैसे अभी बात करी थी सिस्टमिक रूमेटिक डिजीज़ के पेशेंट्स में कोविड-19 वैक्सीन का कैसा रेस्पॉन्स रहेगा, सिमिलरली उसी तरह से ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट हैं, रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, लीवर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, उनमें यदि कोविड-19 वैक्सीन दी जाती है मैसेंजर RNA वाली, तो कैसा एंटीबॉडी रेस्पॉन्स रहेगा। तो डेफिनेटली पहली बात तो उनको वैक्सीनेट करना है, चाहे एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो, कम हो, बिल्कुल नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमें उनको ये बता के रखना है, विद इन्फॉर्म कंसेंट देना है कि आपके अंदर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स पुअर रहने वाला है, जो पेशेंट स्पेसिफिकली माइक्रोफेनोलेट, मॉफेटिल या एजाथाइप्रिन ले रहे हैं, और डेफिनेटली वैक्सीन लेने के बाद में भी आप में रिस्क आम जनता की तुलना में ज़्यादा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, बार बार आप लोगों से भी पूछा जाता होगा कि भैया क्या जो प्रेग्नेंट लेडी है या जो लैक्टेटिंग या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हुई जो लेडी है, क्या उनके अंदर कोविड-19 वैक्सीनेशन होना दे सकते हैं वैक्सीन। बिल्कुल 100% देना चाहिए, रोकने का कोई मतलब नहीं है, और डेफिनेटली उनको देना चाहिए, क्योंकि ये अप्रूव हो चुका है कि जब प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वाली फीमेल्स के अंदर दिया गया कोविड-19 वैक्सीन, तो उनके अंदर बहुत अच्छे एंटीबॉडी लेवल डेवलप हुए हैं, और इवन वो एंटीबॉडी लेवल्स आपको अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में और इवन ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स में भी एंटीबॉडीज़ देखने को मिली हैं। तो उसका डबल फ़ायदा हमें मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो कोविड-19 वैक्सीनेशन होना चाहिए। देन अगेन कैंसर वाले पेशेंट्स की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक NCCN इज़ नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। NCCN ने बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी है कैंसर पेशेंट्स के लिए, उनमें कोविड-19 वैक्सीनेशन में आपको क्या राय देनी है, पेशेंट्स को क्या गाइडेंस उनको प्रोवाइड करनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो अभी देखिए आप कि NCCN सजेस्ट डिलेइंग वैक्सीनेशन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स आफ्टर हिमेटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांटेशन और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी, दैट इज़ CART थेरेपी। अभी इसके बारे में आगे कुछ आर्टिकल्स आएंगे। यदि किसी पेशेंट्स को CART थेरेपी दी गई है या उसका हिमेटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो उसको एटलीस्ट 3 महीने तक आपको वैक्सीनेशन नहीं करना है। नंबर 1 आफ्टर, बट ऐसा नहीं है कि 3 महीने करने के बाद में उनके अंदर रेस्पॉन्स अच्छा आ जाएगा, इसकी अभी कोई ट्रायल नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 3 महीने तक इसको अवॉइड करना है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 महीने इज़ द लिमिट, विंडो पीरियड जो है 3 महीना है। देन आपका नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ट्राइकोमोनियासिस। देखिए अब तक ट्राइकोमोनियासिस के लिए हम लोग जो टिपिकली जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, दैट वाज ओरल मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल देते थे फॉर 7 डेज। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो अभी US FDA ने सेक्निडाजोल को भी ट्रीटमेंट में इंक्लूड कर लिया है, जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए था, उसके साथ साथ में अब ट्राइकोमोनियासिस के अंदर भी आप सेक्निडाजोल को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है, इसकी सिंगल 2 ग्राम की ओरल डोज आप दे सकते हैं, सिंगल डोज 2 ग्राम की फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस सेक्निडाजोल, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए अब तक हम लोग फ्लूकोनाजोल देते हैं, कोट्रामेजोल की जो लोकल अपनी वेजाइनल टैबलेट्स आती है वो ट्रीटमेंट में देते हैं वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए। उसके लिए भी एक नई ड्रग डेवलप की गई है, बड़ा डिफ़िकल्ट सा नाम है, बट फिर भी अपन एक बार बोल लेते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि भाई ये याद रहे, एग्ज़ाम में यदि आ गया तो हम तुरंत टिक कर पाएंगे। एब्रिक्सा फंगर्प या फंजर्प, जो भी बोलना चाहो, एब्रिक्सा फंगर्प, इसका कमर्शियल नेम है ब्रेक्साफेम इसका नाम है। ये न्यू ओरल ट्राइटर्पिनॉइड एंटीफंगल ड्रग है, सिंगल डे ट्रीटमेंट है अनकॉम्प्लिकेटेड वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस का, और स्पेसिफिकली इन पोस्ट मेनार्कल फीमेल्स के अंदर।
मीनार्की से पहले जो यंग फीमेल्स हैं उनको नहीं देनी है। ये पोस्ट मीनार्कर फीमेल्स के लिए ट्रीटमेंट है, वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस का ट्रीटमेंट है और सिंगल डे का ट्रीटमेंट है। सिंगल डे का ट्रीटमेंट ये याद रखना है अपन को। तो कमर्शियल नेम थोड़ा ईजी है, वो याद रख लेते हैं अपन, ब्रेक्साफेम, और ये ट्राइटर्पिनोड एंटीफंगल ड्रग है, ओरल ड्रग है। हाँ, स्पेसिफिकली याद रखना है कि इस ड्रग को प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में यूज़ नहीं करना है। फिर HIV-1 पे हर साल 2-3 कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अभी भी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था INI CET के अंदर, जो ट्यूबरकुलर और HIV पेशेंट, एक पेशेंट है HIV का जिसको TBP डायग्नोज हो गया है, तो उसमें क्या सीक्वेंस रहती है, ATT पहले देते हैं, ART पहले देते हैं, दोनों साथ में देते हैं, पहले ATT चालू करके 3 वीक बाद में ART चालू करते हैं, तो वो सब उसमें क्वेश्चन था। तो सिमिलरली HIV-1 के अंदर अभी फिर ये एक नया आर्टिकल डेवलप हुआ है जिसमें एक HIV-1 के लिए इंजेक्टेबल थेरेपी डेवलप की गई है, कैबोटिग्राविर एंड रिल्पीवायरिन। कैबोटिग्राविर एंड रिल्पीवायरिन, ये एक थेरेपी, इंजेक्टेबल थेरेपी डेवलप की गई है। ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भैया इस थेरेपी को 4 सप्ताह में एक बार देना है, यानी 1 महीने में सिंगल इंजेक्शन इसका लगाया जाएगा टू सप्रेस वायरल लोड, और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को आ रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप देखिए 1 महीने में एक बार जाके इंजेक्शन लगवा के आना है ART सेंटर के ऊपर, और उसमें यदि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो पेशेंट्स की लाइफ काफ़ी मतलब ईजी हो जाती है। लेकिन इसकी एक ही प्रायर कंडीशन है, वो हमें याद रखनी है। इसकी ओरल ड्रग भी आती है, कैबोटिग्राविर की और रिल्पीवायरिन की। तो पहले किसी भी पेशेंट को इंजेक्टेबल थेरेपी पे चालू करने से पहले 1 महीने तक उसको ओरल कैबोटिग्राविर प्लस ओरल रिल्पीवायरिन की जो ड्रग है वो दी जाएगी। ये देखा जाएगा उनको कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद में उसको आफ्टर 1 मंथ इंजेक्टेबल थेरेपी पे शिफ्ट किया जाएगा। तो ये याद रखना आपको, कैबोटिग्राविर एंड रिल्पीवायरिन, इट्स ए न्यू इंजेक्टेबल थेरेपी फॉर HIV-1 स्पेसिफिकली, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ ओनली फॉर HIV-1 अब तक जो ट्रायल चल रही है। बाद में हो सकता है HIV-2 के लिए आ जाए, बट अभी HIV-1 के लिए है। देन आपका AL एमाइलोइडोसिस, यानी प्राइमरी एमाइलोइडोसिस जो होता है, एमाइलोइड लाइट चेन के डिपोजिशंस की वजह से होता है। इसके लिए भी हमारे पास में थेरेपीज़ बहुत कम हैं, तो इसके लिए भी एक नई न्यू थेरेपी डेवलप की गई है, दैट इज़ anti-CD38। anti-CD38 ड्रग डेवलप की गई है, दैट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाराटूमुमैब। डाराटूमुमैब डेवलप किया गया है, वो AL एमाइलोइडोसिस के लिए ड्रग है। इसको देना कैसे होता है, ये सबक्यूटेनियस ड्रग है, और साथ में आप साइक्लोफॉस्फेमाइड, बोर्टेजोमेब, डेक्सामेथासोन जो भी देते हैं उसके साथ में इसको कॉम्बिनेशन में देना है। तो इस पूरी थेरेपी का नाम दिया गया है डारा-साइबोर-डी। डारा मीन्स डाराटूमुमैब, साई मीन्स साइक्लोफॉस्फेमाइड, बोर मीन्स बोर्टेजोमेब एंड डी फॉर डेक्सामेथासोन। सो दिस इज डारा, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, डारा-साइबोर-डी इज ए थेरेपी फॉर प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, यानी AL एमाइलोइडोसिस की थेरेपी है। देन आपका मल्टीपल माइलोमा पे भैया हर बार क्वेश्चन आता है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी एक नई थेरेपी उसके लिए डेवलप की जा रही है, anti-BCMA कार्ट सेल थेरेपी। कार्ट की फुल फॉर्म हमेशा याद रख लीजिए, डायरेक्ट केवल ही फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है। उसका नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल्स। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल्स टारगेटेड अगेंस्ट, BCMA की फुल फॉर्म क्या है, बी सेल मैच्योरेशन एंड जो एंटीजन होता है, बी सेल मैच्योरेशन जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट में ये कार्ट सेल्स डेवलप की गई हैं, ऑटोलोगस T सेल्स होती हैं। और जब आप उस बी सेल मैच्योरेशन एंटीजन को डेवलप नहीं होने दोगे, उसको सप्रेस कर दोगे, तो बी सेल मैच्योर नहीं हो पाएगी, मोर लाइट चेन्स नहीं बन पाएगी, और आपका मल्टीपल माइलोमा डेवलप नहीं हो पाएगा, यानी मल्टीपल माइलोमा रिग्रेस हो जाएगा। तो बेसिकली दिस थेरेपी anti-BCMA कार्ट जो थेरेपी है वो किसके लिए डेवलप की गई है, जो रिलैप्सिंग रिफ्रैक्टरी मल्टीपल माइलोमा है, यानी RRMM, रिलैप्सिंग रिफ्रैक्टरी मल्टीपल माइलोमा है। रिलैप्सिंग रिफ्रैक्टरी RRMM है, रिलैप्सिंग रिफ्रैक्टरी मल्टीपल माइलोमा है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, उसके लिए ये नई ड्रग बनाई गई। इस प्रोडक्ट का नाम है ID सेल। देखो भैया, इसका बड़ा नाम ID का टेजीन है, ID कैप टेजीन है, तो वो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसका छोटा नाम ID सेल याद रख लीजिए, जो ब्रैकेट में है ID सेल, ये याद रख लीजिए। और इसको USFDA ने अप्रूव कर दिया है RRMM के लिए। इसी तरह की एक ड्रग और आती है जो सिल्टा सेल है, तो सिल्टा सेल भी इसी तरह के anti-BCMA कार्ट सेल प्रोडक्ट है, बट जो USFDA ने उसको जिसको अप्रूवल दिया है दैट इज़ ID सेल, वो आपको याद रखना है फॉर मल्टीपल माइलोमा कार्ट थेरेपी।
देन अगेन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए बहुत अच्छी एक थेरेपी डेवलप की गई है, दैट इज़ उम्ब्रालिसिब। उम्ब्रालिसिब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए डेवलप की गई है। ये है एक्चुअली में PI3 के इनिबिटर है, PI3 के इनिबिटर है और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए डेवलप किया गया है। स्पेसिफिकली नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के कौन से सबटाइप्स में ये यूज़ की जाएगी, तो ये जो रिलैप्स्ड और रिफ्रैक्टरी मार्जिनल जोन लिम्फोमा के जो पेशेंट्स होते हैं, मार्जिनल जोन लिम्फोमा के पेशेंट्स हैं या फिर फॉलिकुलर लिम्फोमा के जो पेशेंट हैं, उनके अंदर ये दी जाएगी। MZL और FL ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर जो कि रिफ्रैक्टरी रिलैप्स पेशेंट है, उनके अंदर दी जाएगी उम्ब्रालिसिब, और ये PI3 के इनिबिटर है। अभी CAR थेरेपी की हमने बात की थी मल्टीपल माइलोमा के अंदर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल्स होती हैं, तो जिस तरह से मल्टीपल माइलोमा में उनको यूज़ किया जाता था, इसी प्रकार से रिलैप्स्ड फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर एक और थेरेपी हमने डेवलप की है, उसका नाम दिया गया एक्जी सेल। वहाँ पे ID सेल नाम था, IDECEL, यहाँ पे इसका नाम है एक्जी सेल फॉलिकुलर लिम्फोमा के लिए। तो एक्जी सेल इज़ फॉर फॉलिकुलर लिम्फोमा, ID सेल इज़ और सिल्टा सेल इज़ फॉर मल्टीपल माइलोमा, वो आपको याद रखना है। देन मेलफालन सभी जानते हैं, इज ए ड्रग मल्टीपल माइलोमा के लिए, मैरीलैंड मिलेनोमा के लिए। तो मेलफालन फ्लूफेनेमाइड एक पेप्टाइड ड्रग कॉन्जुगेट है जिसको डेवलप किया गया है मल्टीपल माइलोमा के लिए। इसको भी अप्रूवल मिला है अभी, और बस नाम यही याद रखना है कि मेलफालन फ्लूफेनामाइड है और पेप्टाइड ड्रग कॉन्जुगेट है। एक्चुअली डिलीवरी, ड्रग की डिलीवरी के लिए उसको पेप्टाइड के साथ में कॉन्जुगेट कर दिया गया है। तो ये ड्रग का नाम याद रखना है मल्टीपल माइलोमा के लिए। देन अल्जाइमर डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर डिजीज़ पे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। यदि उसकी नई थेरेपी बेसिक्स तो पूछा ही जा सकता है, यदि उसकी नई थेरेपी की भैया कौन सी नई डेवलप की गई है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, तो हमें पता है अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर अमाइलोइड बीटा का डिपोजिशन होता है, हमारे ब्रेन के अंदर अमाइलोइड बीटा का डिपोजिशन होता है। तो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप की गई है अमाइलोइड बीटा के लिए, दैट इज़ एडुकैन्युमैब, ठीक है। एड्यूकैन्युमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि अमाइलोइड बीटा के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है और वो अल्जाइमर्स के लिए डेवलप की गई। इसका एक साइड इफ़ेक्ट स्पेसिफिकली देखने में आ रहा है, वो हमें याद रखना है कि जब भी इसको दिया गया है तो इसमें MRI के अंदर इडिमा और माइक्रो हेमरेजेस की फाइंडिंग मिली है आपको। तो MRI मॉनिटरिंग इसकी ज़रूरी होती है। यदि आप किसी को एड्यूकैन्युमैब की थेरेपी दे रहे हो तो उसकी MRI आप करवा के आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको कहीं इडिमा या माइक्रो हेमरेजेस तो डेवलप नहीं हो रहे हैं अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट्स में। देन एक नई थेरेपी है आपकी एडवांस्ड कोलिंजियोकार्सिनोमा के जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे एडवांस्ड कोलिंजियोकार्सिनोमा के पेशेंट जिनके अंदर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 फ्यूज़न पॉजिटिव है, यानी FGFR रिसेप्टर 2 पॉजिटिव है, उनके अंदर एक नई थेरेपी डेवलप की गई है इनफिग्राटिनिब। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर FGFR2 जीन फ्यूज़न और अदर रीअरेंजमेंट मिलते हैं कोलिंजियोकार्सिनोमा के, उन पेशेंट्स के लिए डेवलप की गई है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने में आ रहे हैं, दैट इज़ हाइपरफॉस्फेटीमिया, स्टोमेटाइटिस, आई डिसऑर्डर एंड फटीग। तो ये बस इतना सा याद रख लो, इनफिग्राटिनिब एडवांस कोलिंजियोकार्सिनोमा के लिए नई ड्रग है, ऐसे कोलिंजियोकार्सिनोमा जिनके अंदर FGFR2 जीन पॉजिटिव है। फिर एडवांस्ड बेसल सेल कार्सिनोमा के लिए एक सेमीप्लीमैब ड्रग डेवलप की गई है। तो ये है, अभी तक जो भी एडवांस बेसल सेल कार्सिनोमा के अंदर जो थेरेपी चलती है दैट इज़ एक्चुअली HHI थेरेपी, यानी हेजहॉग पाथवे इनहिबिटर थेरेपी देते हैं, HHI थेरेपी देते हैं। लेकिन ऐसे एडवांस बेसल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट्स जो कि रिफ्रैक्टरी है हेजहॉग पाथवे HHI थेरेपी के लिए, हेजहॉग पाथवे इनहिबिटर थेरेपी के लिए, उनके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ 1 प्रोटीन इनहिबिटर यानी PDL1 प्रोटीन इनहिबिटर डेवलप किया गया है, सेमीप्लीमैब। तो सेमीप्लीमैब इज़ द therapy for locally advanced or metastatic BCC which was previously treated with HHI therapy. देन सोटोरासिब है आपके म्यूटेटेड जो KRAS G12C म्यूटेशन जिन NSCLC के पेशेंट्स के अंदर मिल रहा है, उन पेशेंट्स के लिए एक नई ड्रग है जो फर्स्ट टारगेटेड एजेंट है जिसको कि रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है। तो ये आपको याद रखना है, KRAS G12C म्यूटेटेड जो NSCLC के पेशेंट हैं उनके लिए सोटोरासिब देते हैं हम, और बस इतना ही याद रख लो।
ठीक है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि सोटोरासिब को कभी भी आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ में या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ में नहीं देना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग CYP3A4 इंड्यूसर्स होते हैं एंड इनके साथ में इसको को एडमिनिस्टर नहीं करना है। प्रोटॉन पंप यानी PPI जितने भी ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेविप्राजोल, एस्पोप्राजोल हैं और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उनके साथ में इसको नहीं देना है। इसी तरह से ऐसे NSCLC जिनके अंदर EGFR एक्सॉन 20 इंसर्शन वाला म्यूटेशन मिलता है, EGFR एक्सॉन 20 इंसर्शन वाला म्यूटेशन है NSCLC के अंदर, उनके अंदर एमीवेंटेमेब थेरेपी डेवलप की गई है, तो उनको आपको याद रखना है। ये एक्चुअल में EGFR MET एंटीबॉडी है, EGFR MET एंटीबॉडी है आपकी। देन आपकी नई ड्रग है डोस्टेरलीमैब इन DMMR एडवांस्ड प्लेटिनम रिफ्रैक्टरी एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए ऐसे एंडोमेट्रियल कैंसर के पेशेंट जो कि मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट कैंसर है, जिनके अंदर मिसमैच रिपेयर नहीं मिल रहा है, ऐसा एंडोमेट्रियल कैंसर जिसके अंदर मिसमैच रिपेयर नहीं मिल रहा है, और उसमें आपको थेरेपी एक नई डेवलप की गई है, दैट इज़ इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर है डोस्टेरलीमैब। तो ये आपको याद रखना है। एंडोमेट्रियल कैंसर की थेरेपी है, वो एंडोमेट्रियल कैंसर जिसके अंदर मिसमैच रिपेयर नहीं है, यानी डेफिशिएंट MMR है। इसी तरह से एडवांस यूरोथेलियल कार्सिनोमा के लिए एक एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बनाया गया है, जैसा अपन ने पहले मेलफालन वाला बनाया था, इसी तरह से यहाँ पे भी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बनाया गया है। वहाँ पेप्टाइड ड्रग कॉन्जुगेट था, यहाँ पे एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट है, सेकीट्यूजुमैब, गोविटिकैन है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एडवांस यूरोथेलियल कार्सिनोमा। अब सिटुक्सिमैब एक बहुत पुरानी थेरेपी है, काफ़ी टाइम से चल रही है, बहुत पुरानी इन द सेंस कि पहले से रनिंग थेरेपी है सिटुक्सिमैब। इसके बारे में जस्ट एक सिंपल गाइडलाइन को चेंज किया गया है कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के पेशेंट्स या हेड एंड नेक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के पेशेंट, यूजुअली जो सिटुक्सिमैब दी जाती थी वो अब तक वीकली डोजिंग में दी जाती थी। तो एक नया उसका जो है उसका नया प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है सिटुक्सिमैब का, कि अब उसको वंस एवरी 2 वीक दिया जाएगा वीकली थेरेपी की जगह, और ये देखा गया है कि उससे भी सेम बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो पेशेंट की कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे क्लिनिक विजिट्स कम हो सकती हैं, तो इसलिए सिटुक्सिमैब का एक नया प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है, वो अपन को याद रखना है। पहले इसको वीकली देते थे, अभी 2 वीकली देने पर भी सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। देन टिवोजेनिब एक एडवांस रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए नई ड्रग डेवलप की गई है, जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर है, VEGFR इनहिबिटर है टिवोजेनिब, वो रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए उसको डेवलप किया गया है। ये अपन ने भी बता दिया था। सेम्पिलीमैब जो है PD-L1 हाई NSCLC पेशेंट्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, जो PD-L1 इनहिबिटर था उसमें NSCLC के पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हो। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ALK, EGFR और ROS1 जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है वो नहीं है। फिर इसी तरह से देखिए आजकल गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के अंदर भी HER2 रिसेप्टर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देखी जा रही है। यूजुअली इसको ब्रेस्ट कार्सिनोमा में हम लोग यूज़ करते थे HER2 रिसेप्टर को, अभी HER2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में भी देखा जा रहा है। तो ऐसे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के पेशेंट जिसमें HER2 पॉजिटिव है, उनमें सिमिलरली वहाँ जैसे ट्रास्टोजुमैब यूज़ करते हैं, उसी तरह से फैम ट्रास्टोजुमैब डेरोक्सिटिकैन जो ड्रग है वो यूज़ की जा सकती है, वो भी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट है। ये इंपॉर्टेंट है भैया आर्टिकल। अब तक तो चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको नहीं ऐसा सिग्निफिकेंट लगी हो, बट ये अब लास्ट के जो 2-3 आर्टिकल है बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको सुन लीजिए। यूट्राइन फाइब्रॉइड के अंदर जहाँ पे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उनके लिए बहुत अच्छी एक GnRH एंटागोनिस्ट डेवलप किया गया है, दैट इज़ रेलुगोलिक्स। इसी तरह से दूसरा भी होता है इलागोलिक्स। तो रेलुगोलिक्स जो है उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाले जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसके ट्रीटमेंट में अभी US FDA द्वारा अप्रूवल दिया गया है। और कैसे देना है इसको, ये जो रेलुगोलिक्स है इसको इन कॉम्बिनेशन विद इस्ट्राडायोल एंड नॉरएथिंड्रोन एसिट्रेट, यानी इस रेलुगोलिक्स का नाम है माइफेम्ब्री, और इसको इस्ट्राडायोल और नॉरएथिंड्रोन एसिट्रेट के साथ में
थेरेपी देनी है आपको ऐसे यूट्राइन फाइब्रोड के पेशेंट जिनमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो जो ड्रग है इसमें रेलुगोलिक्स और इलागोलिक्स। तो इलागोलिक्स को तो दिन में 2 बार देना होता है और रेलुगोलिक्स को दिन में 1 ही बार देना होता है। तो ओडी डोसिंग है इसकी। तो रेलुगोलिक्स का कहीं नाम आ जाए तो पढ़ लेना, समझ लेना कि यूट्राइन फाइब्रोड की ड्रग है। सेमाग्लूटाइड पे मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपका GLP-1 एगोनिस्ट है। नया GLP-1 एगोनिस्ट आया है, इसका ओरल फॉर्म भी है और इसका इंजेक्टेबल फॉर्म भी है। अभी तक मार्केट के अंदर केवल इसका इंजेक्टेबल फॉर्म आया है, सेमाग्लूटाइड नाम है इसका। और इसकी जो डोज है वो 2.4 मिलीग्राम वंस वीकली, 7 दिन में एक बार इसका इंजेक्शन लगाना होता है। 7 दिन में इंजेक्शन लगाना होता है। इसको US FDA ने टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए तो अप्रूवल दिया ही है, और साथ में इसको आइसोलेटेड ओबेसिटी वाले पेशेंट में, जिनमें चाहे डायबिटीज़ हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, ओबेसिटी के लिए भी इसमें अप्रूवल दिया गया है। और बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिला। आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एक सिंपल लाइन में आपको बता रहा हूँ कि जब पेशेंट्स को आपने, ऐसे पेशेंट जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा था या फिर 27 से ज़्यादा था और साथ में कोई कोमोर्बिडिटी थी, उन पेशेंट्स को आपने लिया इस ट्रायल में और सबक्यूटेनियस सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन लगाया आपने 2.4 मिलीग्राम वंस वीकली, सप्ताह में 1 बार। तो उनके अंदर वेट लॉस कितना मिला आप देखिए। जो प्लेसिबो थे उनके अंदर 2.5 किलो का वेट लॉस मिला 68 वीक के अंदर, जबकि सेमाग्लूटाइड जिन पेशेंट्स को दिया जा रहा था उनमें 15.3 किलो का वेट लॉस देखा गया। बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस था। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सब लोग फॉलो कर रहे थे। तो इस ड्रग को याद कर लेना, सेमाग्लूटाइड इज ए ड्रग फॉर ओबेसिटी, 2.4 मिलीग्राम वंस वीकली देना होता है और डेफिनेट आपको बेनिफिट मिलता है। अब लेमोट्रिजीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, पहले से सब लोग इसको कर रहे हैं, जानते हैं इसके बारे में। बट अभी जो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये क्यों पब्लिश हुआ है मैं बता देता हूँ कि लेमोट्रिजीन को बाईपोलर मेजर डिप्रेशन, बाईपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट जिनमें मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं, वहाँ पे आप इसकी एक इंडिकेशन उसको यूज़ करते हो। इसको अभी इसलिए इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है कि कई कार्डियक पेशेंट्स के अंदर जिनमें बाईपोलर डिसऑर्डर था या साथ में प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक डिजीज़ थी, उनमें जब लेमोट्रिजीन को यूज़ किया गया तो उनमें वेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट्स देखे गए, क्योंकि इसने स्लो कर दिया वेंट्रिकुलर कंडक्शन को और सीरियस एरिथमिया के चांसेस को बढ़ा दिया। तो हमें ये याद रखना है कि ऐसे पेशेंट बाइपोलर मेजर डिप्रेशन के, जो कि कार्डियक पेशेंट्स भी हैं, उनमें अंदर लेमोट्रिजीन को यूज़ नहीं करना है। देन ये आपका आर्टिकल आया है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज आउटकम्स इन पेशेंट्स टेकिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो आपके पास में 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट आजकल हो गए हैं, एक ऐसे पेशेंट जिनके अंदर वॉरफेरिन चल रहा है बिकॉज ऑफ एनी इंडिकेशन, और एक ऐसे पेशेंट जिनके अंदर न्यूअर एंटीकोएगुलेंट, न्यूअर डायरेक्ट जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स है डोएक्स, अब वो चल रहे हैं। तो ये ट्रायल की गई थी ये देखने के लिए कि इनके पेशेंट जो ऑलरेडी एंटीकोएगुलेशन पे है उनमें ICH के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली ये देखा गया है कि जो पेशेंट जो वारफेरिन ले रहे हैं उनकी तुलना में डोएक के अंदर ICH के चांसेस कम होते हैं और उन पेशेंट की मोर्टेलिटी भी कम होती है। तो डोएक्स को अब थोड़ी प्रेफरेंस, थोड़ी क्या अच्छी प्रेफरेंस मिल रही है वारफेरिन के ऊपर, इसके लिए ये आर्टिकल लिखा गया था। देन सिकल सेल डिजीज़ पढ़ लेना भैया, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सिकल सेल डिजीज़ के अंदर अभी हमारे पास में जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोक्सीयूरिया। उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो वैसो ओक्लूसिव जो एपिसोड्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती है सिकल सेल डिजीज़ के अंदर, उसको कम करता है वो हाइड्रोक्सीयूरिया। तो ये देखने में आ रहा था कि भैया जिन सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स को हाइड्रोक्सीयूरिया दी जा रही थी उन पेशेंट्स के अंदर फर्टिलिटीज़ के इशू आ रहे थे एडल्ट मेल्स के अंदर, जबकि इस ट्रायल द्वारा ये, इस आर्टिकल द्वारा ये बताया गया है, इस रिसर्च द्वारा ये बताया गया है कि ये जो फर्टिलिटी की जो इश्यूज़ आ रहे थे सिकल सेल डिजीज़ के एडल्ट मेल्स के अंदर, वो हाइड्रोक्सीयूरिया की वजह से ना होकर ये देखा गया है कि सिकल सेल डिजीज़ के जो मेल्स होते हैं उनके अंदर वैसे भी स्पर्म का नंबर और क्वालिटी जो होती है वो कम होती है, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है हाइड्रोक्सीयूरिया की वजह से नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, यदि पूछा जाता है, ऑप्शंस आते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। आप चाहोगे तो क्वेश्चन भी बना के मैं बता दूंगा आपको बाद में। फिर एक ये है अपना कि रिकॉम्बिनेंट जोस्टर वैक्सीन है, उसका एक साइड इफेक्ट देखिए। अभी भी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था शायद INI CET के अंदर, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि इंटरससेप्शन जो है वो कौन सी वैक्सीन से होता है बच्चों के अंदर, दैट इज़ रोटा वायरस वैक्सीन से देखने में आया था। उसी तरह से ये सेम आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जो रिकॉम्बिनेंट जोस्टर वैक्सीन RZV के लिए जो वैक्सीन डेवलप हुई है, उसमें RZV वैक्सीन लगाने के बाद में पेशेंट्स को गुइलेन बारे सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये देखा गया है। तो यदि किसी पेशेंट्स के अंदर पहले से ही हिस्ट्री है GBS की, तो उसमें बिल्कुल अपन को RZV
रिकॉम्बिनेंट जोस्टर वैक्सीन नहीं लगानी है। उनके लिए फिर अल्टरनेटिव क्या है अपने पास में, लाइव एट्यूडेंटेड वैक्सीन का अपने पास में अल्टरनेटिव है। तो ये याद रखना है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉजेज गुइलेन-बारे सिंड्रोम और विच इज ए रिस्क फैक्टर फॉर गुइलेन-बारे सिंड्रोम, तो रिकॉम्बिनेंट जोस्टर वैक्सीन। और फिर एक अपना इबोला वायरस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए नई जो अपनी वो है वो डेवलप कर ली गई है, सिंगल डोज रिकॉम्बिनेंट वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस जायरे इबोला वैक्सीन RVSV ZEBOV सोल्ड एज अरवीबो के नाम से ये वैक्सीन बनाई गई है। दिस इज़ वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस जायरे इबोला वैक्सीन डेवलप की गई है, सिंगल डोज वैक्सीन है और ये जो जायरे स्पीशीज़ थी इबोला वायरस की उनसे प्रिवेंशन के लिए बनाई गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत पेशेंसली सुना इसको। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी पब्लिश करेंगे और इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी क्वेरीज़ पूछनी है वो पूछिए ताकि मैं और मोटिवेटेड हूँ अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। कुछ लोगों ने मुझे म्यूकोरमाइकोसिस, RT-PCR और कोविड-19 पे भी एक टॉक देने के लिए कहा था, यानी एक अपना इसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए कहा था। म्यूकोरमाइकोसिस पे मेरा तैयार हो गया है, तो मैं 1-2 दिन के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस पे अपन उसका आर्टिकल डाल के बात करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में टिल डेट आपका सिंगल क्वेश्चन म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में गलत नहीं होगा, ये डेफिनेटली मेरी गारंटी है। और एक लगभग 5 या 10 या 15 मिनट का एक टॉक होगा आपका म्यूकोरमाइकोसिस पे, वो अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल अपन लेंगे RT-PCR पे। तो इस तरह से जो भी आपके सजेशंस आएंगे वो अपन काम करेंगे। नेक्स्ट जो अपना जो चल ही रहा है अपना उस पर केसेस पे और एक अपना जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पर। धन्यवाद, शुभ रात्रि।